हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वासुस्टो क्लासेस में मैं वासुदेव आपका फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिष की अपनी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो समय पर मिल सकें, और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भाई बहन जो हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपना एक शॉर्ट्स का जो कार्यक्रम है वीडियोस का वो मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। अब आप मेरे शॉर्ट्स भी देख सकते हैं यूट्यूब पर, जिसमें मैं आपको छोटे छोटे टिप्स ज़रूर दूंगा कि ग्रहों को किस तरह से अनुकूल बनाया जाता है, ग्रहों को किस तरह से हम ठीक रख सकते हैं। और ग्रहों को अनुकूल बनाने के लिए जो मेरी अप्रोच होती है वो बिल्कुल तथ्यों पर आधारित होती है। उसमें किसी प्रकार का कोई अलग से कुछ नहीं होता है, वो सटीक उपाय होते हैं, आजमाए हुए उपाय होते हैं, और उन उपायों को करने से आप अपने ग्रहों को अनुकूल बना सकते हैं। थंबनेल आपने पढ़ा होगा, बहुत से भाई बहनों ने सोचा होगा कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो राहु जिससे घबराता है, राहु जिससे डरता है। हालांकि मैंने राहु के ऊपर काफ़ी रिसर्च करने के बाद, राहु के ऊपर काफ़ी गहन अध्ययन करने के बाद एक चीज़ मैंने देखी है कि राहु जहाँ अंधकार का कारण बनता है, जीवन में भय का कारण बनता है, जीवन में अपराध का कारण बनता है, वहीं राहु बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ का भी कारक बनता है। राहु एक अपॉर्चुनिस्ट है, और अगर राहु आपकी पत्रिका में अच्छी स्थिति में विराजमान है तो राहु ज़रूर आपको अच्छे फल देता है। लेकिन सभी भाई बहनों का प्रश्न ये होता है कि राहु अच्छा कब होता है? क्या मेरी पत्रिका में राहु शुभ अवस्था में है? क्या मेरी पत्रिका में राहु अशुभ अवस्था में है? बहुत से भाई बहनों के सवाल होते हैं और वो हमेशा एक कंफ्यूज्ड होते हैं इस बात को लेकर कि राहु को हम कब अच्छा माने और कब हम बुरा माने। देखिए, राहु को अच्छा या बुरा कहने की यहाँ कोई वजह नहीं है मेरे पास में। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि राहु एक छाया ग्रह है। राहु को हम छाया ग्रह कहते हैं, और छाया का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, तो छाया किसी भी प्रकार की हो सकती है, बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है। छाया चींटी की भी हो सकती है, छाया हाथी की भी हो सकती है। तो छाया अपने शरीर के अनुसार आकार घटाती और बढ़ाती है। इसी तरह से वैदिक ज्योतिष में राहु जो है वो अपनी इच्छाओं के अनुसार आपके जीवन में अच्छाइयों बुराइयों को लेकर आते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। राहु के बारे में सिर्फ एक परिभाषा दे देना कि राहु आपका शुभ है या राहु आपका अशुभ है, ये कथन बिल्कुल भी सत्य नहीं है। बहुत से भाई बहन इस बात को नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते, और वो इन सब उधेड़ बुन में लगे रहते हैं कि आखिरकार हमारे जीवन में परेशानियों का कारण क्या है। सारा दोष राहु के ऊपर मढ़ देना, सारा दोष राहु केतु के ऊपर मढ़ देना, ये काफ़ी हद तक ठीक नहीं समझता मैं, क्योंकि और ग्रहों को देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग्रहों की स्थिति को देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि बहुत से भाई बहनों का ये सवाल आता है कि आप राहु के ऊपर बोलते हैं, राहु के अलावा अन्य ग्रहों पर आप नहीं बोलते, या अन्य ग्रहों के बारे में आपका क्या मत है, आप क्या सोचते हैं अन्य ग्रहों के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर एक खुशखबरी और आपको देना चाहूँगा कि राहु के अलावा मैं और भी ग्रहों के बारे में इस वर्ष बात करने वाला हूँ, और ईश्वर की कृपा से अगर सब चीज़ें ठीक हैं तो मैं आपको और डिटेलिंग में बहुत सारी चीज़ें बताने का यहाँ प्रयास करूँगा। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि नवग्रहों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है और वो किस तरह से हमें फल देते हैं, नक्षत्रों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है। क्योंकि नक्षत्र के ऊपर बहुत से ज्योतिषी जो भाई बहन है वो इतना ध्यान नहीं देते। वो जब हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो हम सबसे पहले अपनी पत्रिका उनको दिखाते हैं, तो वो कुंडलियां देखते हैं, और कुंडली देखने के बाद वो आपको निर्णय दे देते हैं कि आपकी पत्रिका में ये समस्याएं हैं, कि ये ग्रह खराब है, आप इसका रत्न पहनो या उसका रत्न पहनो। इस तरह के कुछ आपको फल बताकर वो आपको रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से कहने का प्रयास करता हूँ कि रत्न आपका भाग्य नहीं बदल सकते। अगर आप महंगे से महंगा रत्न पहन रहे हैं, अगर आपको किसी ज्योतिषी ने बोला कि आप ये रत्न पहनिए,
कलर थेरेपी काम करती है। मैं ये मना नहीं करता कि कलर थेरेपी काम नहीं करती, कलर थेरेपी काम करती है, लेकिन उस कलर थेरेपी को आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में जो आप जिस कलर के आप कपड़े पहनेंगे, जिस रंग के आप कपड़े पहनेंगे, उससे भी उस ग्रह के प्रभाव को अनुकूल बनाया जा सकता है। मान लीजिए कि आपकी पत्रिका में बुध ग्रह बहुत वीक है, बुध ग्रह बहुत कमज़ोर है, तो उसके लिए आपको क्या बोला जाएगा कि आप पन्ना पहन लीजिए, पन्ना धारण कर लीजिए। अब पन्ना धारण करने के लिए कम से कम आपके जेब में 50 से 60 हज़ार रुपये होने चाहिए, क्योंकि 50 से 60 हज़ार रुपये तक का पन्ना जो है वो आपको मिलेगा। अगर यहाँ मैं ओरिजिनल पन्ना की बात नहीं कर रहा हूँ, ओरिजिनल पन्ना ढूंढना तो आजकल असंभव लगता है, बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ओरिजिनल स्टोन्स मिलने मार्केट में बहुत मुश्किल है। और अगर आपको कोई क्लेम करता है कि मेरे पास ओरिजिनल स्टोन्स हैं, आप ले लीजिए, तो देख लीजिए आप उस चीज़ के बारे में, क्योंकि मैं इस विषय पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, कोई कमेंट नहीं करूंगा, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। वो मेरे ज्वेलर्स जो भाई बहन हैं वो आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं, लेकिन मेरे अपने अनुभव में मैंने ये देखा है, और मैंने स्टोन्स को पहनकर भी देखा, और मैंने स्टोन्स को पहनने के बाद, रत्नों को पहनने के बाद जीवन में उनका क्या प्रभाव हुआ, क्या नहीं हुआ, इस चीज़ को भी मैंने काफ़ी हद तक जो है अनुभव किया है। तो बहुत से भाई बहनों को मैंने पूछा कि वो स्टोन्स पहनते हैं, आपने ये पर्टिकुलर स्टोन पहना है, तो वो बोलते हैं हाँ जी, हमारे एस्ट्रोलॉजर ने हमें ये एडवाइस किया है, रिकमेंड किया है कि आप इसको पहनिए। तो मैंने उनको पूछा कि क्या आपने इसको पहनने के बाद आपने कैसा अनुभव किया, क्या आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, या आपको कुछ शुभ फल मिले या अशुभ फल मिले। तो उनका एक उत्तर होता है जो सोचकर मुझे हैरानी में डाल देता है, और बड़ी असमंजस की स्थिति होती है। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें कभी कुछ अनुभव ही नहीं हुआ, हमने ये पहन लिया, हमारे ज्योतिषी ने हमें बोला तो हमने ये पहन लिया, तो इसको पहनने से ना तो हमें कुछ अच्छा महसूस हुआ ना कोई ख़राब महसूस हुआ, मतलब ना तो उन्हें कोई शुभ फल मिले ना कोई अशुभ फल मिले, बस उन्हें वो रिकमेंड किया गया तो उन्होंने वो पहन लिया। तो इस तरह की भेड़ चाल में मत चलिए, इस तरह की भेड़ चाल जो है आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। अपने पैसों को व्यर्थ ना करें, अपने पैसों को बेवजह ख़राब ना करें। किसी सटीक जानकारी पर पहुंचने के बाद ही आप रत्नों का चयन करें। पहली बात तो मैं रत्नों के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन अगर आप फिर भी अपने मन की तसल्ली के लिए रत्न पहनना चाहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास एक पत्रिका आई थी और कन्या लगन की पत्रिका थी, तो उन महाशय ने मुझे बोला कि मुझे माणिक्य रत्न उन्होंने पहना हुआ था, अपनी इस उंगली में पहना हुआ था उन्होंने माणिक्य रत्न। तो मैंने उनको पूछा कि आपने क्यों पहना हुआ है, तो उन्होंने बोला कि मुझे दिखने में अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है मुझे माणिक्य, और धूप में विशेष इसकी चमक होती है, तो मुझे मेरे मन को ये बहुत भाता है, तो मुझे अच्छा लगता है। और मैंने उनसे पूछा कि आपने कब से पहना हुआ है, तो उन्होंने बोला कि मुझे 2 हफ्ते हुए हैं अभी इसको पहने हुए, लेकिन इसको पहनने के बाद मेरे सर में बहुत दर्द हुआ, अचानक से मुझे सर में दर्द हुआ और मेरे को चक्कर आने की समस्या हुई। तो उसके बाद मुझे शायद लगा कि कोई समस्या हो सकती है, तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और उसके बाद में मेरी कुछ समय के लिए दवाइयाँ भी चली। तो देखिए, कन्या लगन के लिए सूर्य जो है वो बुध को सम मानता है। देखिए, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्रह का मैत्रिक पूर्ण जो स्थिति है वो क्या है। बुध सूर्य को अपना मित्र मानता है, लेकिन सूर्य बुध को सम मानता है। तो ऐसी स्थिति में कन्या लगन के लिए बुध जो है वो लगन के स्वामी हैं, लेकिन जो सूर्य हैं वो द्वादश भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं। तो 12वां भाव जो है वो अशुभ भाव है, एक तरह से देखा जाए तो तृष्णा भाव, तो 12वां भाव अशुभ भाव है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम छठे भाव, अष्टम भाव या 12वें भाव के स्वामियों के स्टोन्स को पहनेंगे तो थोड़ी समस्या हमें वो पैदा कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कोई कहता है कि आप कह रहे हैं कि स्टोन्स पहनने से कोई फ़ायदा नहीं होता, तो ये नुकसान क्यों दे रहे हैं हमें, क्या ऐसा कारण है कि वो हमें नुकसान देते हैं। देखिए, जो उसकी ऊर्जा होती है, जो पर्टिकुलर स्टोन है, जो उसकी ऊर्जा होती है, जो उसके अंदर से जो रेज निकलती हैं, उन किरणों से आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है, और जब आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है तो वो आपके शरीर में उसी तरह की ऊर्जा को देने का काम करती हैं। तो उन्होंने जो माणिक्य पहना था वो ओरिजिनल माणिक्य था। तो अगर आप कोई ओरिजिनल स्टोन पहन रहे हैं, अब वो जो है
अच्छा स्टोन उन्हें मिल गया, भाग्यशाली व्यक्ति थे कि उन्हें एक अच्छा स्टोन मिला। और रिकमेंड जिन्होंने किया गलत रिकमेंड किया, यानी कि ज्योतिषी गलत मिला लेकिन जो स्टोन था वो ओरिजिनल था। तो सोच समझ कर आप इसका चयन कीजिए, बहुत सावधानी से आप इसका चयन कीजिए। और स्टोन से बेहतर है कि आप उस कलर के कपड़े पहने जो ग्रह को आपको अनुकूल बनाना है, उसके कलर्स के जो हैं आप कपड़े पहन सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसका जो है, क्योंकि हम मैं आहार ज्योतिष की एक श्रृंखला लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए कि ग्रहों को किस तरह से आपने अच्छा करना है। अगर बुध कमज़ोर है तो बुध कमज़ोर अगर स्थिति में कन्या लगन है, मान लीजिए बुध कमज़ोर है, तो मूंग की दाल का सेवन ज़्यादा करें, हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें। आजकल लोग हरी सब्जियां नहीं खाते, हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना है। मौसम के हिसाब से जो सब्जियां होती हैं उनका सेवन करें, मौसम के हिसाब से। अगर बुध कमज़ोर है तो लौकी का जूस ज़रूर पिएं। लौकी का जूस पीने से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत अच्छा रहेगा। और कोशिश कीजिए कि उसमें थोड़ा सा नमक डाल लें या जो भी आपको ठीक लगे उससे आप उसको पी सकते हैं स्वाद अनुसार। तो ग्रह इस तरह से ठीक किए जा सकते हैं, ग्रहों को हम इस तरह से ठीक कर सकते हैं, अनुकूल बना सकते हैं अपने प्रति। बुध जो है बहन बेटी बुआ इनका कारक है, इनकी सेवा करें, इनसे अच्छे संबंध रखें, इनसे संबंधों को खराब ना करें। तो चलिए ठीक है। अब राहु कौन से ऐसे ग्रह से डरता है वैदिक ज्योतिष में जिसको अगर वो प्रबल हो आपकी पत्रिका में तो आप जो है राहु से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, मैं अपने चैनल के माध्यम से ये क्लेम करता हूँ आपको कि अगर आपकी पत्रिका में एक पर्टिकुलर ऐसा ग्रह अगर वो प्रबल अवस्था में, मजबूत अवस्था में, तो राहु की पूरी 18 वर्ष की महादशा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और वो कौन सा ग्रह है? वो ग्रह है चंद्रमा। जी हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है वैदिक ज्योतिष में, अगर वो आपकी पत्रिका में प्रबल अवस्था में है, मजबूत अवस्था में। और चंद्रमा कब मजबूत अवस्था में होंगे? जब चंद्रमा वृष राशि में हो, 3 डिग्री पर वृष राशि में बैठे हो, पूर्ण अपनी कर्क राशि में विराजमान हो, तो चंद्रमा प्रबल अवस्था में होते हैं। ऐसी अवस्था में चंद्रमा के शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। और यदि चंद्रमा आपके प्रबल होंगे, यानी कि 180 डिग्री जितना सूर्य से चंद्रमा दूर होंगे उतना ही आपके लिए वो शुभ होंगे। अब 12 डिग्री से अगर अधिक डिग्री के चंद्रमा आपकी राशि में या पत्रिका में बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा आपके शुभ कहलाएंगे। अब शुभ चंद्रमा की परिभाषा क्या है उसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। अब ये लोगों ने देख तो लिया कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो राहु जिससे डरता है, लेकिन बहुत से लोग कहेंगे कि राहु तो चंद्रमा को अपना कट्टर शत्रु मानता है। राहु केतु चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, इसलिए चंद्रमा को अजात शत्रु कहा जाता है। चंद्रमा जो है वो सूर्य को अपना मित्र मानते हैं, सूर्य उनके मित्र हैं। और ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो गुरु मंगल शनि शुक्र ये सम है उनके। सूर्य और बुध जो है वो चंद्रमा के मित्र हैं। शुक्र शनि गुरु और मंगल इनको चंद्रमा सम मानते हैं, न्यूट्रल हैंगे। लेकिन राहु और केतु चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, राहु केतु मानते हैं, चंद्रमा इन दोनों को भी शत्रु नहीं मानते। अब देखिए राहु केतु उनको अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन अब चंद्रमा का बड़प्पन देखिए कि वो उनको भी अपना शत्रु नहीं मानते। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि चंद्रमा अगर आपकी पत्रिका में अच्छा होगा, शुभ अवस्था में होगा, प्रबल अवस्था में होगा, उच्च का होगा, सूर्य से अधिक दूरी पर होगा, 12 डिग्री से अधिक होगा, तो ऐसे व्यक्ति मिलनसार होते हैं। मिलनसार होने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति बहुत फ्रेंडली होते हैं, उनके जीवन में लड़ाई झगड़े बहुत कम होते हैं, वो लोग हर किसी से फ्रेंडली होते हैं, हर किसी के साथ में उनका व्यवहार जो होता है वो फ्रेंडली होता है, हंसमुख होता है, चंचल होते हैं प्रवृत्ति से। अब सवाल ये उठता है कि राहु की महादशा में चंद्रमा अगर प्रबल अवस्था में है तो राहु और चंद्रमा का आपस में क्या संयोग बनता है जिससे कि आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको राहु बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। ऐसी कौन सी स्थिति बनती है? तो ऐसी स्थिति को जानने के लिए थोड़ा सा हमें और डेप्थ में जाना पड़ेगा, चंद्रमा को और डेप्थ से समझना पड़ेगा, चंद्रमा के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी।
क्योंकि अगर आपको चंद्रमा के बारे में जानकारी नहीं होगी तो फिर आप चंद्रमा को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएंगे कि चंद्रमा किस प्रकार के फल देता है, चंद्रमा का क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन में। तो भाग 2 में, अगले भाग में मैं आपको चंद्रमा के विषय में कुछ जानकारी दूंगा कि चंद्रमा वैदिक ज्योतिष में क्यों इतना महत्वपूर्ण ग्रह है और खाली चंद्रमा के ठीक होने से हमारे जीवन में किस प्रकार के शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। सिर्फ मात्र एक चंद्रमा। देखिए, वैसे तो सूर्य का भी बहुत महत्व है वैदिक ज्योतिष में, क्योंकि सूर्य को आत्मा कहा जाता है और चंद्रमा को मन कहा जाता है। अब मन के जो घोड़े हैं, अगर वो दौड़ेंगे तो राहु का अंधकार आपके मन पर ज़रूर छाएगा। राहु कहीं ना कहीं आपको ज़रूर परेशान करेगा, क्योंकि जब हमारे मन पर दबाव पड़ेगा तो राहु का अंधकार हमें परेशान ज़रूर करेगा और हम परेशान होंगे ऐसी स्थिति में, क्योंकि राहु अंधकार है। राहु जो है वो छलिया है। राहु हमें छलने का काम करते हैं। राहु हमारी मति को भ्रमित करके हमें सांसारिक और भोगासक्त करते हैं, हमें सांसारिक चीज़ों में लेकर जाते हैं, जबकि चंद्रमा रोग, भोग और योग, इन तीनों से हमें मोक्ष प्राप्त कराते हैं। इसलिए चंद्रमा को सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह कहा गया है वैदिक ज्योतिष में, कि अगर चंद्रमा मात्र एक ऐसा ग्रह है जो अगर पत्रिका में शुभ अवस्था में, तो आपकी सभी समस्याओं का हल हो सकता है। मेरे पास एक मेरी बहन है, उनकी पत्रिका मैं देख रहा था। उनकी पत्रिका में सूर्य बहुत कमज़ोर स्थिति में, दरअसल उनके बाल झड़ने की समस्या उनको ज़्यादा है, बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ गए हैं उनके। और उन्होंने पूछा कि ये किस ग्रह के कारण है बाल झड़ना, क्या राहु के कारण है? क्योंकि राहु की महादशा उनकी चल रही है, तो शायद उनको किसी ने बोला कि राहु के कारण आपके बाल झड़ रहे हैं। जी नहीं, इस गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहना। बाल झड़ने की समस्या राहु से संबंधित है ही नहीं। बाल झड़ने की जो समस्या है वो सूर्य से संबंधित है। अगर आपकी पत्रिका में सूर्य कमज़ोर अवस्था में होगा, अगर आपकी पत्रिका में सूर्य लगन भाव में होगा, सूर्य पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव होगा या सूर्य अशुभ ग्रहों के नक्षत्र में होंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपकी आंखों की ज्योति जो है वो कमज़ोर हो सकती है, आपको चश्मा लग सकता है। और ऐसी स्थिति में आपके पिता के साथ में संबंध खराब हो सकते हैं। लेकिन इन बातों के विषय में कोई प्रश्न नहीं करता, पूछता नहीं है। आप यकीन मानिए कि मेरे पास काफ़ी मेल्स आते हैं, व्हाट्सएप्स आते हैं, बट उसमें बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं। अगर देखा जाए तो 25% to 30% जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं, जो लोग जेन्युइन क्वेश्चंस पूछते हैं। अदरवाइज यू वोंट बिलीव कि 70-75% लोग दे आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस, मतलब समझ नहीं आता कि किस तरह के प्रश्न हैं उनके, किस तरह के जवाब उनको देने हैं। तो ये सब चीज़ें अपने आप में बड़ा असमंजस की स्थिति पैदा करती है कि प्रेमी बात नहीं कर रहा है, प्रेमिका बात नहीं कर रही है, अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, इस तरह की स्थितियां तो पैदा होती हैं। कलयुग का समय है तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि तो इस तरह की परेशानियां तो होती हैं जीवन में। तो कलयुग का समय है तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी मैं चंद्रमा के विशेष लाभ आपको बताऊंगा अगले भाग में। ज़रूर देखिएगा मेरी अगली सीरीज़, जिसमें मैं चंद्रमा के विषय में आपको कुछ जानकारी दूंगा, महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, और राहु को आप कैसे शांत कर सकते हैं अगर आपका चंद्रमा प्रबल है, और अगर चंद्रमा प्रबल भी नहीं है तो उस चंद्रमा को कैसे आपको प्रबल करना है। राहु की महादशा में चंद्रमा के विशेष महत्व के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। एंड दिस वीडियो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु थिंक कि राहु उनके लिए एक मुसीबत वाला काम कर रहा है, राहु उनके लिए एक मुसीबत बनता जा रहा है, बहुत बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। तो आपको यहाँ पर परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई प्रश्न है राहु महादशा से संबंधित, आपका अगर कोई सवाल है अपनी पत्रिका में किसी भी प्रकार से संबंधित, तो आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं, ऑनलाइन मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। लेकिन प्लीज़ do not go to fake astrologers and do not play with the stones। आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके भाग्य का निर्णय आप स्वयं करेंगे, कोई और नहीं करेगा। अब आज्ञा दीजिए अपने मित्र वासुदेव को। हरे कृष्णा।